हेलो बच्चों, आज जो है आपके बहुत रिक्वेस्ट और डिमांड के ऊपर हम लॉज ऑफ मोशन का जो है टर्मिनल एक्सरसाइज क्वेश्चन लेकर आए हैं। जी हाँ, और वो हम आपके साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। तो कॉपी पेन फटाफट खोल लें और आपके पास कोई भी एनआईएस की बुक हो, गाइड हो, तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। वहाँ आपको क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वीडियो एडिट करूँगा फिर वो आपके पास अपलोड होगा, डायरेक्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। तो इसके लिए मैं सीधा क्वेश्चंस को ओरली बोल दूंगा। आप चाहे तो लिख लेना वीडियो को पॉज करके, या तो फिर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं कुछ पॉइंट लिख दूंगा, या बुक अपने आप खोल के रखना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। इसका मतलब क्या कहता है ये? इसका मतलब कहता है इनमें से कौन है जो हमेशा किस डायरेक्शन में होगा? तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में होगा। राइट। देखिए, मैं भी आप ही के साथ सोल्व कर रहा हूं, मैंने भी इसको सोल्व अभी तक नहीं किया, तो आप ही के साथ कर रहा हूं और साथ में मिलकर करते हैं। कंसेप्ट आता तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन दिया है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और मोमेंटम। तो ये आपको समझना है कि अगेन मैं आपसे पूछ रहा हूं यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि F इज इक्वल टू क्या होता है। देखिए ध्यान से, फोर्स का मतलब होता है F इज इक्वल टू क्या होता है? F इज इक्वल टू होता है ma। बोलिए क्या होता है? F इज इक्वल टू ma होता है, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ आपको बताना है कि जैसे मान के चलिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया यहाँ पे। तो अगर यहाँ पर कोई फोर्स F लग रहा है, तो अगर ये इस डायरेक्शन में आगे की ओर मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में आगे मूव कर रहा है, तो हमेशा ऑलवेज ये चार चीजें मैं लिख रहा हूं। सबसे पहला है डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट हमेशा जो है इसके डायरेक्शन में होगा? बी में आपको लिखना चाह रहा हूं वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी ऑलवेज इसी डायरेक्शन में होगी? सी एक्सेलरेशन एंड डी मोमेंटम। तो देखिए, अगर आप मोमेंटम कह लीजिए या वेलोसिटी कह लीजिए, एक ही बात है। बी और डी एक ही है, ठीक है, बी और डी एक ही है। तो आप डी को काउंट ना करें तो ही अच्छा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? पी इज इक्वल टू एम बी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है यहाँ पे। तो आपको तीन ऑप्शन बचता है केवल। आप बताइए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तीन चीजें आपको बताना है और ये आपको सोचना है। क्या लगता है आपको? हिसाब से समय ज्यादा नहीं देना चाहिए यार। देखो, डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, क्योंकि यार इस फॉर्मूले को देखो ना, तुम इतना कहाँ उलझ रहे हो भाई। इस फॉर्मूले को देखो, एक्सेलरेशन है यानी फोर्स उस डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। सीधी सी बात है भाई, जिधर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उधर ही फोर्स लगेगा तुम्हारा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा। इतना क्या सोचना है यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से होता है ना, ये कहाँ से आया है? ये न्यूटन का सेकंड लॉ से आया, डेरिवेशन न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड, व्हेन अ कांस्टेंट नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट चेंज। कौन इनमें चेंज नहीं करेगा? ये आपको बताना है कि व्हेन अ कांस्टेंट नेट एक्सटर्नल फोर्स, यानी F कांस्टेंट कर दिया यहाँ पे। सेकंड वाले में क्या कर दिया? F एक्सटर्नल जो है ये कर दिया कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब समझते हैं, फिक्स कर दिया ये। चलिए जी, F कांस्टेंट कर दिया यहाँ पे। सो कहता है व्हेन अ कांस्टेंट नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट चेंज। कौन चेंज नहीं करेगा इनमें से? अब देखना है भाई कौन चेंज नहीं करेगा। तो ऑप्शन दे रखा है पोजीशन, क्या पोजीशन चेंज करेगा? फिर ऑप्शन बी दे रखा है यहाँ पे स्पीड, क्या स्पीड चेंज करेगा? और सी वेलोसिटी, और डी दे रखा है यहाँ पर एक्सेलरेशन। अब देखिए ध्यान से, एफ कांस्टेंट है, मेरी बात ध्यान से समझना आप। एफ क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। तो एफ कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है यहाँ पे? आप मेरी बात समझ रहे? एफ कांस्टेंट का मतलब क्या है भाई? एम तो वैसे भी कांस्टेंट होता है यहाँ पर। एम तो वैसे भी एक बॉडी के लिए कांस्टेंट होता है। तो अगर फोर्स के पास दो क्वांटिटी है जिसमें मास है और एक्सेलरेशन है, तो मास तो वैसे भी कांस्टेंट होता है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी तो फोर्स कांस्टेंट होगा।
दो में तो एक कांस्टेंट ही रहता है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन आने वाला है, देखिए पोजीशन की बात हटा दीजिए, जरूरी थोड़ी है। मान के चलिए कि फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, मतलब मान के चलिए यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं 5 न्यूटन, समझिए मेरी बात को, 5 न्यूटन लगा रहा हूँ। अब जरूरी है क्या मैं 5 न्यूटन लगाता रहूंगा ये आगे की ओर बढ़ता रहेगा? क्यों नहीं आगे बढ़ सकता है भाई? मैं फोर्स तो लगा रहा हूं ना, मैं 6 न्यूटन नहीं करूंगा, मैं 5.1 भी नहीं करूंगा, आगे की ओर बढ़ता जाएगा, तो पोजीशन तो बदल जाएगा, स्पीड भी यहाँ पर, वेलोसिटी का भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट करते हैं, मान के चलिए कि हमारा एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, हमारा एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो कितना का चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में? तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रेट ऑफ चेंज है। जैसे समझिए a इज इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू बाई टी होता है। तो हो सकता है यहाँ पर कि हमारी जो गाड़ी है, समझिए मेरी बात को, अभी मान के चलिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हो सकता है 10 मीटर पर सेकेंड हो, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आप चल रहे थे। फिर उसके बाद आपकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई कुछ इस तरीके के, मान लीजिए कि आपका जो फाइनल वेलोसिटी हो गया वो आपने दुगना कर दिया, 20 मीटर पर सेकेंड कर दिया आपने, राइट? कितना कर दिया? 20 मीटर पर सेकेंड कर दिया। और ये 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड लाने में जो आपका टाइम लगा वो 10 सेकेंड का टाइम लगा, यानी आपको 10 सेकेंड लगा 10 से 20 की स्पीड आने में। तो ऐसे स्थिति में आप देखेंगे कि आपकी जो वेलोसिटी कहिए, ये स्पीड कहिए, वो तो चेंज कर रहा है ना। देखिए वो तो चेंज कर रहा है, यहाँ पे पोजीशन भी चेंज कर रहा है, स्पीड भी चेंज कर रहा है, वेलोसिटी भी चेंज कर रहा है। अब यहाँ अगर आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो 20 माइनस 10 और डिवाइड बाई 10 तो कितना आ गया? अच्छा यहाँ पर मान लीजिए 5 लग रहा है, ऐसा मान के चलिए 5 सेकंड लग रहा है कि 5 सेकंड हमको लगा 5, तो 10 बाई 5 कट के कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आ गया। आगे कि नहीं आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? सो यहीं से आपको थोड़ा सा समझना होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अ 0.5 kg बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम सच ए हाइट दैट इट टेक्स 4 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोमेंटम होता है भाई, उसका फार्मूला होता है मोमेंटम इज मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो कोई ऑब्जेक्ट है जिसको बोल रहा है यहाँ पे कि किसी हाइट से ऐसे ड्रॉप किया जाता है और वो मास दे रहा है 0.5 kg, तो उसको नीचे की ओर ऐसे ड्रॉप किया जाता है। देखिए जब कोई ड्रॉप करता है तो फ्री फॉल होता है। फ्री फॉल होने का मतलब है कि वहाँ पर फिर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी यू लेते हैं वो जीरो लेते हैं हम लोग, समझना आप मेरी बात ध्यान से। जब किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेते हैं। तो अब यहाँ इस चीज़ को यहाँ से छोड़ रहा है, तो यहाँ अगर यू जीरो है तो ऑब्वियसली मास तो जीरो होता नहीं है, लेकिन मास में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो इनिशियल मोमेंटम जीरो आ गया यहाँ पे। अब वो आगे कहता है कि 4 सेकेंड, इट टेक्स 4 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, तो 4 सेकेंड ये लेता है ग्राउंड तक पहुँचने में। तो आपको ये बताना है यहाँ पे कि क्या चेंज है। देखिए कई तरीके से सवाल को बनाया जा सकता है। या तो आप डेल्टा पी निकाल लें डायरेक्टली, जो इम्पल्स होता है इम्पल्स के रूप में निकाल लें, या तो आप कई तरीके से निकाल सकते हैं। मैं अभी ये करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर हम मिटा देते हैं, फिर इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं। ये फिजिक्स है, इसमें ना आपको रटने की जरूरत नहीं होती है, प्रैक्टिकल होकर समझना होता है। जितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी रहेगी उतना मजा आएगा आपको सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये जो फिजिक्स कहते हैं हार्ड लगता है, उन्हीं को लगता है जो प्रैक्टिकली नहीं आते हैं। ठीक है, फिजिक्स में मैं बहुत बार रात को सोता हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री कंबाइन करके, तो मैं सोचता रहता हूँ। जैसे कहते हैं कि पार्टिकल ड्यूअल नेचर का होता है। अब इसके बाद मैंने स्टडी किया, तो स्टडी करने के बाद पता चला कि जो चीज़ें आपको दिखाई देती है वो पार्टिकल नेचर है, और जो ना दिखाई दे वो वेव नेचर है। तो मैं सोच रहा था कि भाई एक बात मुझे बताइए, इस हिसाब से तो आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगा। चलिए इसको करते हैं मिलके जरा। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा और दोनों तरीके से हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले जो हम लोग आते हैं वो इस बात पे आते हैं कि जैसा ये कह क्या रहा है इसको पहले समझते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ, कहाँ बनाऊँ मैं, इधर से बनाता हूँ ताकि अगर सेकंड पैटर्न बनाऊँ तो यहाँ पर देखिए ये वाला कोई बॉल है, इस बॉल को यहाँ पर ड्रॉप किया जाता है। ड्रॉप का मतलब समझते हैं, फ्री फॉल इसको बोलते हैं। फ्री फॉल मतलब नीचे की ओर गिराया जा रहा है, फ्री फॉल हो रहा है यहाँ पे। और जो बॉल का मास दे रहा है एम, वो एम दे रहा है आपका एम इज इक्वल टू 0.5 kg दे रखा है यहाँ पर। चलिए जी 0.5 kg दे दिया इसने।
अब यहाँ से कहता है कितनी हाइट है वो नहीं दे रहा, लेकिन कह रहा है ये कुछ डिस्टेंस तक आएगा ऐसे करके। तो मान के चलिए यहाँ से ये यहाँ तक आता है, समझिए यहाँ पर, ठीक है। अभी मत करना सर बड़ा कैसे हो गया, लो तो छोटा बना देते हैं आपके लिए, ये लो। तो यहाँ से जो है देखिए यहाँ पर तो u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड होगा क्योंकि ड्रॉप हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें v नहीं मालूम है। मालूम है क्या? नहीं मालूम है। अच्छा, जो टाइमिंग है यहाँ पर ये है टाइमिंग 4 सेकंड का टाइमिंग है, यहाँ से यहाँ आने तक का ये जो टाइमिंग है ये वाला, ये टाइमिंग है t इज इक्वल टू 4 सेकंड का। और ये टाइमिंग हो सकता है t इज इक्वल टू 0 सेकंड का होगा, ये टाइमिंग t इज इक्वल टू 4 सेकंड का है। तो आपसे सवाल क्या कह रहा है, बहुत ईजी है, आपसे कह रहा है यहाँ पर कि बताइए भाई चेंज इन मोमेंटम बताएं आप इसको कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। तो देखिए अगर चेंज इन मोमेंटम की बात आती है सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम की, डेट इज व्हाट डेल्टा पी है। डेल्टा पी का मतलब होता है पी एफ माइनस पी आई होता है, मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल होता है। तो इसके लिए क्या होता है, फिर इसके लिए हमें निकालना होता है एम वी माइनस एम यू, यही होता है ना, जिसमें एम कॉमन ले लेते हैं, फिर आता है वी माइनस यू, जिसको आप बोल सकते हैं एम डेल्टा वी भी आप बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, समझो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर जो है आपको u तो मालूम है मेरे भाई, आपको u मालूम है, यानी u 0 दे रखा है। तो अगर आप इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे तो p इनिशियल मोमेंटम निकलेगा m इंटू यू, और ये 0.5 kg मल्टीप्लाई 0 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 0 kg मीटर पर सेकेंड, राइट। ये वाला आपका हो गया कि भाई ये 0 kg मीटर पर सेकेंड हो गया आपका। आगे अगर हम बात करते हैं कि हमें P फाइनल चाहिए, तो P फाइनल के लिए मुझे V निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप लगाएंगे V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या लगाएंगे, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां पर A कौन सा लग जाएगा भाई, यहां तो एक्सेलरेशन दिया नहीं है, तो आप जानते हैं कि यहाँ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा नीचे की ओर ये g होगा, और इसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलिए होगा कि नहीं होगा? अरे भाई बिल्कुल होगा। तो जब ये होगा, टाइम मालूम है, u हो गया 0, तो v कितना निकल जाएगा, a आ गया 9.8, क्या बात है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t कितना हो गया आपका 4 सेकेंड हो गया। यहाँ पर सेकेंड से ये वाला सेकेंड आपने क्या कर दिया, कट कर दिया, तो मीटर पर सेकेंड ही बचेगा, और आप मल्टीप्लाई कर दें, कैसे करेंगे, 8 चौके 32, 7 में 2 नहीं 3 बच गया ना, 2 तो यहाँ लिख दिया, और 9 चौ 36, 36 और 3 कितना हो गया 39, यानी 39.2 यहाँ पर आ गया, आपको कितना गया 39.2 मीटर पर सेकेंड आ गया। चलिए v निकल गया, तो यहाँ से क्या हम pf निकाल सकते हैं, यानी mv निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। तो 0.5 kg मल्टीप्लाई 39.2 मीटर पर सेकेंड, तो इसको आप मल्टीप्लाई करने का इजी तरीका, डिवाइड बाय 10 कर दें, यहाँ भी डिवाइड बाय 10 कर दें, कर दिया ना। अब सिंपली ऊपर आप मल्टीप्लाई करें और बाकी जित जीरो है उसको कट कर देंगे आप। तो अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 है, और 9 पचे 45, 1 46, हाथ में 4, और 5 या 15, 4 1960, और नीचे हो गया 100, 0 0 कट गया, 19.6 kg मीटर पर सेकेंड, ये आपका आ गया pf आ गया। सो यहाँ से आप माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ से जब आप माइनस करेंगे तो आपका निकल जाएगा चेंज इन मोमेंटम। सो हम निकाल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। देखो मैंने वो कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूँ ना जिसमें आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बेसिक आपका जो है अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बाकी आप निकाल देंगे। पी एफ माइनस पी आई, तो पी एफ कितना हो जाएगा आपका, पी एफ हो गया 19.6 kg मीटर पर सेकेंड, माइनस पी आई कितना था 0 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 19.6 kg मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज द आंसर। हम आंसर तक पहुंच चुके हैं। बात करते हैं कि अलग अलग सॉल्यूशन और इसका कैसे दूसरे तरीके से बनाया जा सकता है। तो दूसरे तरीके के बताने का सिंपल तरीका होता है कि आपको सिंपली इम्पल्स निकालना होता है। क्या निकालना होता है, इम्पल्स। यदि आपको शॉर्टकट बनाना हो इन चीज़ों को तो देखो शॉर्टकट में कैसे बनेगा, सेकंड मेथड में आपको इम्पल्स पता करना पड़ेगा। तो इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, और इम्पल्स कहता है कि कितना फोर्स लगा है कितना टाइमिंग में, मतलब इस टाइमिंग के दौरान कितना फोर्स यहाँ पर लगा है।
तो देखिए एफ की वैल्यू कौन सा ले लेंगे हम लोग, एफ तो ले लेंगे डब्ल्यू एम जी वाला ले लेंगे यहाँ पर, और डेल्टा टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वही 4 सेकंड यहाँ पर हो गया आपका। तो यहाँ से सिंपली आप क्या करेंगे, इसको आप सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी और यहाँ से बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। तो ले देके बात वही आता है, डायरेक्टली आंसर यहाँ पर आप ला सकते हैं। एफ आपको नहीं मालूम है लेकिन एम तो मालूम है, जी तो मालूम है, जी कितना था जी, ओ 9.8 था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये है 4 सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, बाकी आप मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट वही आने वाला है। देखिए अपॉन 10, यहाँ देखिए अपॉन 10, अपनी फ्रीडम होनी चाहिए आपके पास में इन चीज़ों को सॉल्व करने की। देखिए ये 5 2 जा 10, ये 2 से 2 4 कट गया यहाँ पे, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19, डिवाइड बाई 10, तो ये आ गया केजी मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ डेल्टा पी का जो आंसर आ गया 10 लगा देंगे, 19.6 केजी मीटर पर सेकेंड आ गया, और ये हमारा आंसर आ गया, राइट। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो समझ में आ रहा है ये चीज़ आपको, कैसे ने हमने इसको यहाँ तक ले आए और इसको हमने कंप्लीट करवाया। तो देख रहे आंसर को, आपको देख रहे वही आंसर यहाँ पर आया है और वही आंसर यहाँ पर आया है, ये इम्पल्स से निकाल दिया हमने और ये हमने इस तरीके से सोल्व किया। चलिए आगे बात करते हैं। आई होप आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। 16 मिनट में मात्र 3 क्वेश्चन सोल्व किया है। चलिए कंसेप्ट भी तो सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। In which case will there be larger change in momentum of a 2 kg object? मतलब इनमें से किसमें जो होगा सबसे ज्यादा आपको चेंज इन मोमेंटम देखने को मिलता है। चलिए इसको करते हैं जरा। तो कहता है ए व्हेन 10 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन इट फॉर 1 सेकेंड, मैं लिख लेता हूं, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और टाइमिंग है 1 सेकेंड, और बी वाला कहता है यहाँ पे क्या है जी, बी वाला 10 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन इट फॉर 1 मीटर। अच्छा 1 मिनट होगा, मीटर नहीं होगा, मिनट होगा यहाँ पे, मीटर थोड़ी होता है, यहाँ सेकेंड है और यहाँ मिनट है। एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन और टाइमिंग दे रखा है 1 मिनट का टाइमिंग दे रखा है ना यहाँ पे। तो कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम इन ईच केस, दोनों ही कंडीशंस में आपको बताना है कि क्या यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम होगा। अच्छा मीटर है, मीटर ही है, ये एक्स दे रखा है यहाँ पे, एस मान सकते हैं कि 1 मीटर दे रखा है यहाँ पर, मतलब मिनट होगा तो पूरा लिखेगा यहाँ पे। चलिए और ये 1 सेकंड हो गया ऊपर में। चलिए दोनों कंडीशन में देख लेते हैं एक बार कि क्या कैसे है, समझ में आ जाएगा। तो इन विच केस द लार्जर चेंज इन मोमेंटम और मास मोमेंटम 2 kg ऑब्जेक्ट, यानी कि दोनों ही कंडीशन में जो है मास दे रखा था 2 kg, यानी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 2 kg है। तो एक एक करके पता करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 वाले के पता करते हैं कि चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलता है। तो देखिए चेंज इन मोमेंटम निकालने का डायरेक्टली तरीका जो मैंने आपको बताया था वो इम्पल्स के जरिए आपको बताया था, यानी इम्पल्स के जरिए आप इसको डायरेक्टली चेंज इन मोमेंटम बता सकते हैं यहाँ पे। चलिए फिर भी यहाँ पर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए सिंपली डेल्टा P1 निकाल लेते हैं, यहाँ पर शुरू वाले का मान के चलते हैं। तो क्या हो जाएगा इम्पल्स, तो इम्पल्स क्या हो जाएगा एफ और इंटू जो टाइमिंग लगा है टी लगा है आपका टाइमिंग, तो यहाँ पर डेल्टा टी के हिसाब से ये 10 न्यूटन हो गया यहाँ पर, और मल्टीप्लाई 1 सेकंड से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 न्यूटन सेकंड आ गया यहाँ पर। चलिए एक तो निकल गया। अच्छा बी वाले का जब निकालता है, अगर हमें डेल्टा P2 निकालना है भाई साहब, तो डेल्टा P2 कैसे निकलेगा। अगर हमें डेल्टा P2 निकालना है तो कैसे डेल्टा P2 निकालेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर देखिए फोर्स तो दे रखा लेकिन टाइमिंग हमें नहीं मालूम है, और जब टाइमिंग हमें नहीं मालूम है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग से टाइम पता करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप टाइम नहीं पता करेंगे तब तक चीज़ें आपको क्लियर ही नहीं हो पाएगा कि भाई टाइम कैसे क्लियर हो यहाँ पे। चलिए तो अब यहाँ से टाइम नहीं मालूम है, एस दे रखा है जी, एस दे रखा है 1 मीटर, ठीक। अच्छा ए निकाल लेते हैं, तो ए कैसे निकलता है, तो एफ अपॉन एम, ए निकल जाएगा। तो एफ कितना दे रखा है 10 न्यूटन दे रखा है ना, और एम कितना है 2 kg, और ये क्या है न्यूटन, यानी कट करेंगे तो लगभग आप देखेंगे ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। चलिए ए मालूम हो गया, एस मालूम हो गया। अब आपको क्या पता करना है, पता आपको करना है टाइम क्या होगा, यहाँ पर टाइम पता करना है आपको। अब टाइमिंग में भी
अब यहाँ से एक बार फिर से सवाल को जरा पढ़ते हैं कि ये कह रहा था इन विच केस विल लार्ज चेंज इन मोमेंटम ऑफ 2 kg ऑब्जेक्ट, और आगे बोल रहा था 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट 1 मीटर। तो ये आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ u 0 है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ से, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से, तो भाई यहाँ से यहाँ पर ये जो आया है, यहाँ से यहाँ आया है, तो ये 1 मीटर ट्रेवल किया है, तो कहीं ना कहीं पहले ये रेस्ट में था, तभी तो इसको यहाँ u = 0 होगा, तभी यहाँ से यहाँ पर आया है ये। सो इसका मतलब ये हो गया कि आप समझिए कि यहाँ पर आपको u भी एक तरह से मालूम हो गया 0 मीटर पर सेकंड। तो आप बड़े आराम से लगा सकते हैं AC = ut + ½ AT²। ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, यहाँ से आप निकाल लेंगे AC = ut + ½ AT², और एस आपको मालूम है, यहाँ पुट कर दें 1, है ना। मैं सिंपली वैल्यूज केवल पुट करता हूँ, चलिए 1 मीटर कर देता हूँ आपके लिए। ये तो 0 ही हो गया आपका, ये 0 + ½ मल्टीप्लाई ए कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी भाई टी तो निकालना ही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मीटर से मीटर भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 0 तो हटना ही है। हालांकि ये 0 हटेगा तो ये पूरा कट ही जाएगा, इसको मैं हटा दूंगा 0, तो बच कौन सा गया फिर, तो ये वाला 2 इधर आएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो t = हो जाएगा √2/5, और ये आ जाएगा सेकंड स्क्वायर, तो √2/5 सेकंड में आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 2/5 सेकंड में, आपका यहाँ तक आ गया। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कौन सा, फिर डेल्टा P2 निकाल सकते हैं। तो डेल्टा P2 अगर आप निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा F × T, तो F कितना है 10 न्यूटन, और मल्टीप्लाई T कितना निकल गया 2/5 सेकेंड, यानी आ गया 10√5/, ऐसे लिख लेते हैं 2/5 न्यूटन सेकेंड। अब आपको ये चेक करना है जी कि देखिए यहाँ पर जो है ये अभी इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल कंपेयर करना था। तो आप देखिए यहाँ पर 10 न्यूटन सेकेंड है, और यहाँ पर 10√2/5 है, क्या है √2/5 है। तो इसको आपको सोल्व करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये मत समझना कि यहाँ पर 10 है और यहाँ पर √2/5 ज़्यादा आएगा, नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। गलत इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट में आप देखेंगे तो इसका जो नोमिनेटर है उसमें 2 है और डिनोमिनेटर में 5 है, यानी कि ऊपर वाला कम है नीचे वाला ज़्यादा है। तो अगर इसका आप फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो फिर और छोटा आ जाएगा, जो कि इसकी वैल्यू कम आ जाएगा। इनको आप सोल्व करेंगे तो लगभग 6.32 के आसपास आएगा, जो कि इससे कम है। बोलिए कम है कि नहीं कम है? तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, कंपेयरिंग में कह सकते हैं कि डेल्टा P1 जो है, यानी इस कंडीशन में ये वाला ग्रेटर है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, कुछ लाइन में बच रहा है, बच रहा है यहाँ पर। सो हम यहाँ बोल सकते हैं कि डेल्टा P1 जो है वो बड़ा है डेल्टा P2 से, ये हम बोल सकते हैं जी। डेल्टा P1 बड़ा है किससे? डेल्टा P2 से। ये चीज़ आपको समझनी है कि क्यों इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं जरा। अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg falls through air with an acceleration of 6 meter per second square. Calculate the air drag on the ball. ओहो, एयर ड्रैग पता करना है कि एयर ड्रैग कितना लग रहा है। चलिए ठीक है, तो एयर ड्रैग हम मान लेते हैं भाई कि एयर ड्रैग कहाँ पर लगेगा, किस तरह से एयर ड्रैग यहाँ पर काम करेगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए कहता है कोई बॉल है 0.2 kg का, इसको सोल्व करते हैं, समझिए मेरे बात ध्यान से। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि ये कोई बॉल है, इसका मास कितना दे रखा है 0.2 है कि 0. कितना था 0.2 kg है, 0.2 kg है। अभी क्या कहता है एयर ड्रैग पता करना। देखिए नॉर्मली अगर बॉल फॉल करेगा तो भी आप देखते हैं कि यहाँ पर जो इसका एक्सेलरेशन होता है वो g होता है, लेकिन ये बोल रहा है कि अभी ना इसके पास जो है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल रहा होगा, फॉल्स थ्रू द एयर विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरीके का ये बोल रहा होगा। तो आपको ये पता करना है एयर ड्रैग के बारे में कि एयर ड्रैग क्या लगेगा। तो यहाँ दो तरीके के फोर्सेस लगेगा फ्री बॉडी डायग्राम में, नीचे लग जाएगा mg और ऊपर लग जाएगा Fn मान लेते हैं, ये एयर ड्रैग का फोर्स मान के चलते हैं। तो भाई जो एयर ड्रैग का फोर्स है तो उसमें एयर ड्रैग वाला हम लोग काम करेंगे, और जो ये है इसका काम करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर नॉर्मली जब आप निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपका g होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और जो आपका इसके दे रखा है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, जो कि माइनस में ऑब्वियसली इससे घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन में है।
तो यहाँ पर जब आप एयर ड्रैग निकालेंगे तो आपको यहाँ माइनस करना पड़ेगा, नेट फोर्स निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो जब आप नेट फोर्स निकालेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, mg माइनस fn हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा ना, mg माइनस fn हो जाएगा। फिर यहाँ से आप fn कैसे निकालेंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, fn की वैल्यू कैसे पुट करेंगे भाई, तो f इज इक्वल टू क्या होता है, f इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, ma होता है कि नहीं ma होता है, तो f इज इक्वल टू ma होता है। तो नॉर्मली आपको यहाँ पर पुट कर देना कि ये नेट है और ये है m इंटू ए है, यहाँ पर हमने इस तरह का सोल्व कर लिया कि ये m इंटू ए है यहाँ पर, राइट। अब यहाँ से आपको ये निकालना है कि किस तरीके से है। a आपको दे रखा है, a कितना दे रखा है यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, g आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ से fn को उधर कर देंगे तो क्या बचेगा, mg माइनस ma इज इक्वल टू fn। तो fn इज इक्वल टू क्या आ गया, m कॉमन ले लेंगे, g माइनस ए, इसको सोल्व कर देंगे फर्दर और आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि आपको m मालूम है, g मालूम है, a मालूम है, तो ये आपको ये ऊपर का लगने वाला जो होता है ना एयर ड्रैग रेजिस्टेंस बोल सकते हैं एयर का, वो आपसे पूछ रहा था। चलिए आगे हम लोग जरा बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, इसको कहते हैं, इसको बनाना जरूरी होता है फ्री बॉडी डायग्राम को। क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम अगर आपको बनाना नहीं आएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा, फिर आप परेशानी होगा यहाँ पर सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, जरा एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर को। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसको जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ लोड ऑफ मास 20 kg इज लिफ्टेड विद द हेल्प ऑफ ए रोप एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, किसी को 20 kg को ऊपर लिफ्ट कर रहा, उठा रहा, चलिए, और वो दे रखा है रोप, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। द लोड कवर्स अ हाइट ऑफ 5 मीटर इन 2 सेकेंड। अच्छा, 5 मीटर में, सॉरी 2 सेकंड में 5 मीटर ऊपर उठ जाता है ये तो कोई चीज़ को पकड़ के से उठा रहे होते हैं ऐसे करके। तो कहता है कि 2 सेकंड में 5 मीटर ऊपर आया है, ये लिफ्ट कर रहे हैं। तो कैलकुलेट द टेंशन इन द रोप। रोप मतलब रस्सी होता है, वही रस्सी होता है जो आप समझ रहे हैं, रस्सी वही रस्सी होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है, समझिए मेरी बात ध्यान से, जैसे ये यहाँ पर है, ठीक है, तो इसको क्या है, यहाँ से ये ऊपर की ओर लेके जा रहा है। तो ऊपर की ओर लेके जा रहा है, समझिए मेरी बात ध्यान से, ऊपर की ओर लेके जा रहा है तो कहीं यहाँ पर आया होगा, ठीक है, ये वाला कहीं यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, इस तरह से यहाँ पर आया। तो ये जो हाइट इसने कवर किया है, ये जो हाइट कवर किया यहाँ से यहाँ तक, सेंटर ऑफ मास से लेते हैं 5 मीटर, ये जो हाइट h है, h हाइट कवर किया 5 मीटर का, ये 5 मीटर ऊपर गया। और इसमें टाइमिंग कितना ले रहा है ये, तो ये इनिशियल है, देखिए ये वाला इनिशियल है और ये वाला फाइनल है। और यहाँ जो टाइमिंग लगा है यहाँ से यहाँ तक जाने का, तो मान के चलते हैं अगर ये टाइमिंग 0 सेकेंड है तो ये टाइमिंग लिया है 2 सेकेंड, यानी 2 सेकंड का टाइमिंग लिया है यहाँ से यहाँ तक का जाने में, 5 मीटर हाइट को ऊपर उठाने में यहाँ पर गया है। ये बात क्लियर हो रही है, आपको समझ में आ रही है। तो ये आपसे कहता है कि आपको सारी चीज़ तो दे दिया, इसने 20 kg भी दे रहा है कि भाई ये मास जो है इसका जो मास है, मास दे रखा है 20 kg। तो आपसे क्या कह रहा है, ये टेंशन पता करना है, टेंशन इन द रोप, टी आपको पता करना है यहाँ पर कि टेंशन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आपको इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। देखिए अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाते हैं यहाँ पे, तो देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का नीचे की ओर mg लगता है कि नहीं लगता है, जी बिल्कुल लगता है जी भाई, बिना mg के तो काम ही नहीं लगेगा, mg तो लगता ही लगता है। अच्छा, अब ये ऊपर की ओर लेकर जा रहा है तो वो ये बोल रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से लेकर जा रहा है। अब हमें नहीं पता कितना कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, लेकिन ये ऐसे करके लेके जा रहा है, यहाँ से ऊपर के लेके जा रहा है। तो मान के चलते ये जो फोर्स लग रहा है, टेंशन टी लग रहा है, रोप में टी लग रहा है भाई, खींच रहा है, वही तो टेंशन होता है, टी लग रहा है यहाँ पे। और यही टी हमें बताना है, यही टी हमें बताना है। कैसे बताएंगे इस टी को, कैसे इस टी को हम लोग बताएंगे? तो हमेशा आपको ना एक फंडा आपको दिमाग में सेट करना है। इस तरह के सवाल जब भी आप सोल्व करते हैं, चाहे यहाँ मैंने सोल्व किया, यहाँ पर आपको करना एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। ये वाला एक मूल मंत्र आपको बता देता हूँ
इसी मंत्र से आपको आगे बढ़ना है। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, बोलो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो अगर इसका एफ नेट में निकालूंगा यहाँ पे, अगर इसका एफ नेट में निकालूं तो एफ नेट क्या हो जाएगा, अगर नीचे की ओर में लेता हूं तो एम जी माइनस कैसा हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए हो जाएगा। अगर ऊपर का डायरेक्शन का लूंगा तो टी माइनस एम जी हो जाएगा। तो आप कोशिश करना कि जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो उसको प्लस लेने की कोशिश करना। तो ऊपर वाले को अगर मैं प्लस लेता हूं, यानी इस डायरेक्शन को मैं प्लस लेता हूं, तो ऑब्वियसली ये डायरेक्शन हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा टी माइनस एम जी, क्या हो जाएगा, टी माइनस एम जी हो जाएगा। अब इस एफ नेट को एम ए के इक्वल तो हम कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पहले ए तो मालूम हो जाए कि ए कितना है। एम जी तो हमें पता है भाई, क्योंकि एम यहां पर दे रखा है, एम कितना दे रखा है, 20 kg का है, जी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये एम ए तो नहीं मालूम है, तो ये एम ए निकालने के लिए तो काम करना पड़ेगा ना, बोलिए काम करना पड़ेगा नहीं काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है क्या करेंगे हम लोग, पहले ए पता करेंगे। तो ए पता करने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा यहां पर कि हम कैसे ए पता कर सकते हैं, समझो मेरी बात ध्यान से। तो यहां पर टाइमिंग कितना दे रखा है, 2 सेकंड का टाइमिंग है। एस बोल सकते हैं या एच बोल सकते हैं, जो आपको बोलना है वो बोल लीजिए। ये दे रखा है 5 मीटर आपको दे रखा है यहाँ पे, राइट। और आपके पास तीन, देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, तीन ही इक्वेशन आपको मालूम होता है, तीन इक्वेशन। एक होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। भाई इन्हीं तीनों पर हमें काम करना होता है, तो इन्हीं तीनों में से कुछ ना कुछ पता करेंगे। तो यहां से हमें क्या पता करना है, ए पता करना है। तो ए तो तीनों में ही आ रहा है, लेकिन अब उसमें कुछ कॉरस्पॉन्डिंग चीजें देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। एच मतलब एस मान के चलिए आप, तो देखिए एस मालूम है, तो एस वाला फॉर्मूला इसमें आता है, या तो दूसरा या तो तीसरा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा, यही आपको समझना है। तो देखिए यहां पर अगेन आपको समझना है कि भाई ये पहले क्या होगा, रेस्ट में होगा, इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, रेस्ट में होगा, यानी u कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकंड हो गया। बोले 0 हुआ कि नहीं, वो रेस्ट में होगा तभी तो उठा रहे हैं ऐसे करके, तो ये समझिए 0 हो गया, u भी मालूम हो गया। तो भाई क्या ये सेकंड लगा दो ना यहाँ पे, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, आप ए टी स्क्वायर लगा दो यहाँ पर। तो ए टी स्क्वायर लगाएंगे, तो ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई बताओ, यहाँ पे कुछ दे रखा है तो उसको हम लोग काम किया जाएगा वहाँ पर। तो ए दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, तो ए टी स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पर। तो ये तो 0 हो गया, डायरेक्टली 0 मैंने कर दिया देख लो, और ये 5 मीटर हो गया, और ये देखिए ये हाफ हो गया आपका, ए टी स्क्वायर, ये ए हो गया आपका, और टी स्क्वायर का मतलब टी कितना दे रखा है, टी दे रखा है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड मल्टीप्लाई 2 सेकेंड, यही है ना, 2 सेकेंड और 2 सेकेंड, ये 2 से 2 कट गया जी। अब ये वाला 2 इधर आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2 मीटर, और ये सेकंड स्क्वायर, यानी आ जाएगा यहाँ पर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अपवर्ड डायरेक्शन का है, ये कौन सा डायरेक्शन का आया है, अपवर्ड डायरेक्शन का है, क्योंकि पॉजिटिव तो ऑब्वियसली अपवर्ड डायरेक्शन का होगा, मैं पहले ही बोल रहा था कि अपवर्ड डायरेक्शन का यहाँ पर है। तो चलिए ए भी मालूम हो गया, सब मालूम हो गया, लगाते हैं ना ये वाला अपन के पास जो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, यहाँ भी तो वही किया था ना हमने, ये एफ नेट निकाल के एम ए के बराबर किया था, और एफ नेट क्या था, नीचे की ओर था, ये नीचे की ओर गिर रहा था, तो एम जी माइनस एफ एन किया था यहाँ पे। तो यहाँ भी हम लोग कर देते हैं ना, काहे को टेंशन लेते हैं। यहाँ पे देखो एफ नेट लगाओ जी, कहाँ पर लगाते हैं, कहाँ, इसको मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पर लगाओ फर्दर, मजा आ जाएगा एकदम से। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, ये कहाँ से लगाते हैं, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो यहां पर जो है जब एफ नेट इज इक्वल टू एम ए हम लोग करते हैं, तो एफ नेट की वैल्यू क्या है, टी माइनस एम जी, और ये है एम ए, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम जी, यही हो जाएगा ना। तो यहाँ एम कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, ए प्लस जी, तो टी इज इक्वल टू एम कितना है 20 kg, और ए कितना आया जी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्लस जी कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर्ड कर लेना, 20 से मल्टीप्लाई कर लेना, और यही आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये चीजें भी हमने क्लियर कर लिया।
तो क्वेश्चन 7 कर लिया है, सॉरी क्वेश्चन 6 कर लिया है, बच गया क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 आगे का जो है ना उसको आपको ट्राई करना है। क्या करना है? ट्राई करना है। अभी इसमें आपको फ्रिक्शन वाला जब तक नहीं है, फ्रिक्शन भी आप बना सकते हैं वैसे, यानी कि आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 तक, क्वेश्चन नंबर 10 तक, क्वेश्चन नंबर 10 तक ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन हो गया ना। 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में बनाना है, मैं पहले बता रहा हूँ। उसमें मोमेंटम चेंज है, ये सारी चीजें। फिर क्वेश्चन नंबर 11 से फिर फ्रिक्शन पे आ जाता है, जिसको मैं अगले पार्ट में कवर करूंगा। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई है बच्चों, ये चीजें आपको कैसे करना है, ढंग से कंप्लीट करना है, अच्छे से इसको फिर से कोशिश करनी है बनाने की। और बाकी आप क्वेश्चन 10 तक बनाएं। क्वेश्चन 17, शायद 17 18 कितना क्वेश्चन है टोटल, जो है 17 क्वेश्चन है। तो जिसमें से आप समझिए हम लगभग 10 क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। अगर यहाँ तक आ गया तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आप बना देंगे। तो आपकी डिमांड थी और आपने देखा होगा मजा आता है यार इनको सोल्व करने में। ये ऐसा कुछ है ही नहीं जो ये आपसे कहें कि हम आपसे नहीं बनेंगे। देखो बस कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, चीजें मालूम होनी चाहिए। देखो तुम घुमा घुमा के जैसे एकदम क्लियरली पढ़ो, एकदम मजा आएगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में आके अपने डाउट पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।